नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप सभी का AB 97 क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जो NCERT 10th क्लास जो इतिहास अध्याय नंबर 3 हम डिस्कशन कर रहे थे और हमने उसमें से जो भूमंडलीकृत विश्व का बनना वो हम अध्याय डिस्कशन कर रहे थे। और आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेशन में भी ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही है। इससे पहले हम क्लास 2 चैप्टर हम कर चुके हैं। अगर वो भी वीडियो नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखें। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। और बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। अमेरिका में सुधार की गति तेज़ रही है। अमेरिका में सुधार की जो गति है वो तेज़ रही है। हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फ़ायदा पहुंचा था, कि अमेरिका युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को जो है अर्थव्यवस्था है उसको कितना फ़ायदा पहुंचा था, क्योंकि ब्रिटेन था। ब्रिटेन ने किससे उधार लिया, कर्ज लिया, पैसा लिया, उनके बैंकों से पैसा लिया था, वो अमेरिका से लिया था। और अमेरिका में क्या हुआ, उधार दिया तो उनको फ़ायदा पहुंचा। इसलिए अमेरिका में जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी उसमें बहुत ही सुधार हुआ और फ़ायदा भी हुआ था। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा। लेकिन 1920 के दशक के शुरुआती सालों से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी, कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को युद्ध के बाद फ़ायदा पहुंचा। युद्ध के कुछ दिन बाद तो है ना, उनको आर्थिक अर्थव्यवस्था में कुछ कमी हुई, तंगी हुई, झटका लगा है। उसके बाद उसमें क्या फ़ायदा हुआ, उनकी तरक्की होने लगी 1920 के दशक में। 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी कि 1920 के दशक के कौन से साल है, 1920 का साल, और कौन है, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसकी एक क्या बड़ी खासियत थी कि बहुत उत्पादन का चलन, जो वृत्त उत्पादन का चलन था, ये एक बहुत बड़ी खासियत थी। किसकी खासियत थी? अमेरिका की अर्थव्यवस्था की। कब की बात है जी? 1920 के दशक की। वृत्त उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी की आखिर में शुरू हो चुका था। जो अमेरिका में एक बहुत ही बड़ी खास बात थी कि उनका जो उत्पादन है, जो मास प्रोडक्शन है, वो चलन था। और उसके जो ये दौर है, ये मास जो प्रोडक्शन था उसकी जो शुरुआत थी वो 19वीं सदी की आखिर में शुरू हो चुकी थी। और लेकिन 1920 के दशक में तो ये अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विख्यात प्रणेता थे। 1920 के दशक में अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता यही बन गई। और कार निर्माता कौन है? हेनरी फोर्ड। जो निर्माता कौन थे? हेनरी फोर्ड वृत्त उत्पादन के विख्यात जो प्रणेता थे, जो विख्यात वो थे। और उन्होंने शिकागो एक बुच्चड़ खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉइट के अपने कारखाने में आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की। और जो शिकागो के बुच्चड़ खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया और उसके दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकलते जाते हैं। ये देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से किफ़ायती साबित हो सकता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, कि मजदूरों को एक ही काम हो, जैसे कार के किसी खास पुर्जा है उसको लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता है।
काम की रफ्तार इस बात से तय होती है कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। ये काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की जो उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता। और तो इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन में हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलेगी। इससे पहले ही की पत्तियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी। टी मॉडल नामक कार वृत्त उत्पादन पत्ती से बनी पहली कार थी। कि टी मॉडल है, टी मॉडल वृत्त उत्पादन पत्ती से बनने वाली पहली कार थी। कौन थे? कार के हेनरी फोर्ड निर्माता। शुरुआत में जो हेनरी फोर्ड है, फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किल महसूस हुई। क्या हुआ? शुरुआत में तो उनको बहुत मुश्किलें हुई क्योंकि उसकी रफ्तार को किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया। शुरुआती दौर में क्या काम बहुत ही मुश्किल लगने लगा, इसलिए जो ज़्यादातर मजदूर थे वो इस काम को छोड़ दिया। और इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 में वेतन दोगुना यानी $5 प्रतिदिन कर दिया। क्या किया कि मजदूर छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जो आय थी उनको 2 गुना कर दिया। और कितने डॉलर कर दिए प्रतिदिन? $5। उन्होंने अपने कारखाने में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी थी। तनख्वाहें बढ़ाने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी उसकी भरपाई करने के लिए अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे। तनख्वाह बढ़ाने के कारण क्या हुआ था, एक ही साथ में क्या उनकी इनकम जो आ रही थी इससे बहुत कम आ रही थी, परंतु मजदूर है वो काम छोड़ के चले जा रहे थे, इसलिए इनकी तनख्वाह 2 गुना कर दी। इसलिए उनके मुनाफे में कमी आ रही थी और उन्होंने फिर अपनी असेंबली लाइन की जो रफ्तार है वो बढ़ाने लगे। उनके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहता था। अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि लागत कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि लागत कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया था। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पत्तियों को जल्द ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। 20 के दशक में यूरोप में भी उनकी नकल की जाने लगी थी। वृत्त उत्पादन पत्ती ने इंजीनियर आधारित चीज़ों की लागत और कीमत में कमी ला दी। बेहतर वेतन के चलते बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु खरीद सकते हैं। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था। 1919 में कितने कारों का उत्पादन होता था? तो 20 लाख कारों का। कितनी? 20 लाख कारों का। 1929 में बढ़कर कितना होगा? 50 लाख कार प्रति वर्ष। 1919 में कितनी थी? 20 लाख। 1929 में कितनी होगी? 10 साल बाद में 10 साल बाद में कितनी होगी थी? 50 लाख। 10 साल बाद में कितनी वो ये वृद्धि? 20 से 50। इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे। ये सब चीज़ें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी, यानी लोग ये सारी चीज़ें कर्जे पर ही खरीदते थे। उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती। जो चीज़ ये क्या होता था, ये कर्जे पे ली जाती थी और ये इनकी जो भुगतान होता था ये या तो मासिक था या साप्ताहिक था। मकानों का निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में इजाफा हुआ है। कि मकान है वो पक्के बनाए जा रहे हैं तो क्या हुआ, उसमें फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, उपकरणों की मांग में भी इजाफा हुआ है। उल्लेखनीय है कि घरों के निर्माण या खरीदारी भी कर्जे पर ही की जा रही है। घर भी आजकल है कर्जे पर बनाए जा रहे हैं और जो सामान भी है वो भी कर्जे पर लिया जा रहा है। 1920 के दशक में आवास व निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरत की चीज़ों में निवेश से रोजगार और मांग बढ़ती थी। दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ता था।
बढ़ते उपभोग के लिए ज़्यादा निवेश की जरूरत थी, जिससे और नए रोजगार आमदनी में वृद्धि होने लगती थी। 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अमेरिका क्या है, 1923 में शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। कौन? अमेरिका। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था को भी संकट से उबरने में मदद दी। अगले 6 साल में विश्व व्यापार व आय वृद्धि दर में काफ़ी सुधार आया, लेकिन ये स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई। 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसके दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। नेक्स्ट टॉप पॉइंट हमारा है 3.4 महामंदी। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम के लिए कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी जी 1929 में। ये संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्र समुदाय इसका सबसे बुरा असर पड़ा। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि औद्योगिक उत्पादनों की तुलना में खेतीहर उत्पादकों की कीमत में ज़्यादा समय तक कमी बनी रही थी। आर्थिक मंदी है सबसे पहली बार कब शुरुआत हुई थी? 1929 में। इस महामंदी के कारण हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व जो युद्ध हुआ था उसमें विश्व अर्थव्यवस्था की जो कितनी कमज़ोर हुई थी। पहला कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई। कृषि उत्पादक की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और ख़राब हो गई। कीमतें गिरी, किसानों की आय घटने लगी। आमदनी बढ़ने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कीमत पर ही सही, लेकिन ज़्यादा माल पैदा करने में अपना आय स्तर बनाए रख सके। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादकों की आमदनी और बढ़ गई। जाहिर है कीमतें और नीचे चले गई। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। दूसरा कारण क्या था कि 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया। पहला कारण था कि किसानों का जो इनकम थी वो कम हो रही थी, उत्पादन ज़्यादा परंतु जो आय है वो भाव कम हो रहा था। कई जगह उत्पादन भी नहीं हो रहा था, ये कारण हमने देखा पहला। दूसरा कारण हमने देखा कि जो युद्ध के बाद है लोगों ने विश्व किससे उधार लिया था? अमेरिका से उधार लिया था और अपनी निवेश और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। 1928 में कितना डॉलर था? $1 अरब। साल भर के भीतर ये कर्जा घटकर केवल चौथाई रह गया। जो देश अमेरिकी से कर्ज पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ। भले ही सब देशों ने एक जैसा प्रभाव न पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। यूरोप में कई जो बड़े बैंक थे वो क्या हो गए? नष्ट हो गए। कई देशों की मुद्रा कीमत बुरी तरह से गिर गई। इसके झटके ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बचा पाया। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि और कच्चे मालों की कीमतें तेजी से लुढ़कने लगी। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर भी 2 गुना सीमा शुल्क वसूलने
लगी, शुल्क टैक्स है वो वसूलने लगी और इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ दी थी। औद्योगिक देशों में मंदी का सबसे बुरा असर किसको झेलना पड़ा था? अमेरिका को ही झेलना पड़ा। मंदी का सबसे बुरा असर किसको? अमेरिका। क्यों? अमेरिका क्या था? एक कर्जदाता था। क्या लोगों को उधार देता था, इसलिए आर्थिक मंदी के कारण सबसे असर किसको ही पड़ेगा? अमेरिका को ही पड़ेगा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जा देना बंद कर दिया। कर्जे दिए जा चुके थे, उनकी वसूली तेज कर दी गई। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गए। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्ज चुकाने में नाकाम हो गए, जिसके चलते उनके मकान, कार और सारी जरूरी चीज़ें कुर्क कर ली गई, जब्त कर ली गई। 20 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी, वो धूल के गुबार की तरह रातों रात काफूर हो गई। बेरोजगारी बढ़ी, लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धाराशायी हो गई। निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने पर, कर्जे वसूलने न कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए, बंद कर दिए गए। इस परिघटना से जुड़े आंकड़े क्या है? सकते में डाल देने वाले हैं। 1933 तक 4000 ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे। 1933 में कितने बैंक? 4000। और 1929 से 1932 के बीच कितने हैं? 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। यद्यपि 1935 तक ज़्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे, लेकिन समाज, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर उसकी जो छाप पड़ी थी वो जल्दी मिटने वाली नहीं थी। भारत और महामंदी है वो हम डिस्कशन करें हैं। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा हुआ था और इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कंपकंपाहट बाकी हिस्सों तक भी पहुंच जाती है। इससे दुनिया भर में लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्था और समाज प्रभावित हो उठते थे। जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं कि औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया, क्योंकि महामंदी आती है तो लगभग सभी देशों में, विश्व में सभी देशों में क्या है उसका प्रभावित होती है, क्योंकि उसका असर ज़रूर पड़ता है। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर आधे रह गए थे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो कीमतें नीचे आ गई। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी। शहर निवासियों के मुकाबले किसान, काश्तकार ज़्यादातर नुकसान हुआ। क्या सबसे ज़्यादा जो नुकसान किसका हुआ था? किसानों का हुआ था और काश्तकारों का हुआ था। यद्यपि कृषि उत्पादन कीमतें तेजी से गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया कि कृषि उत्पादक थे, कृषि का जो उत्पादन हो रहा था उसमें कीमत नीचे गिरने लगी, परंतु सरकार ने अपना टैक्स है वो बिल्कुल भी कम नहीं किया था। इसलिए उनके जो किसानों पर जो प्रभाव है बुरा असर पड़ा था। और सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। क्या हुआ कि जो विश्व के लिए जो उत्पादन होता था, क्योंकि निर्यात होता था, उनके लिए सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ा था। बंगाल में कौन सा जूट, पटसन उत्पादकों को ही देखिए, वे कच्चा पटसन उगाते थे जिससे कारखाने में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जो टाट की जो बोरियां हैं किससे बनती थी? जूट और पटसन से। कहाँ? बंगाल में। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई। जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्जे लिए थे, उनकी हालत भी उपज का सही मोल न मिलने के कारण खराब थी। दिनों दिन
और कर्जे में डूबते जा रहे थे, इसलिए विपत्ति का ध्यान में रखकर बंगाल के एक कवि ने लिखा था, चलो भैयो नगद की उम्मीद में, चलो भैयो नगद की उम्मीद में, ज़्यादा परसेंट तुम उगाओ, लागत और कर्जे में पिसकर नाव उम्मीदी पाओ, सारी पूंजी लगा फंसाकर फसल खड़ी कर जाओ, घर बैठे बनिए देंगे 5 रुपये मन भाव। कि ये हालात थी। पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज़्यादा कर्ज में डूब गए। कर्ज पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी। ज़्यादा ज़मीन सूबेदारों के पास गिरवी पड़ी। घर में जो भी गहरे जेवर थे वो बिक चुके थे। बुरा हालात था। मंदी के इन सालों में भारतीय कीमतें धातुएं खासतौर सोने का निर्यात करने लगा। प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री थे किन्स की मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली। इस निर्यात में ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में निश्चय ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपनी चरम पर थी और ग्रामीण भारतीय असंतोष उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सैन्य अवज्ञा का दूसरा नाम के सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू किया था। यदि मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं थी, कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालात ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी, जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी जमीन पर बंधा बंधाया भाड़ा मिलता था, मध्यवर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी, राष्ट्रीयवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी आई। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और युद्धोत्तर काल। तो विश्व अर्थव्यवस्था का जो पुनर्निर्माण है और युद्धोत्तर काल है, पहला विश्व युद्ध खत्म होने के 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। ये पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध भी 2 बड़े खेमों के बीच था। पहले गुट में कौन थी? धुरी शक्ति, और दूसरे खेमे में मित्र राष्ट्र थे। पहले में दूरी शक्ति, दूसरे में मित्र राष्ट्र थे। पहले में कौन थे? दूरी में कौन थे? नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली। नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली। दूसरे खेमे में मित्र में कौन थे? ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका के नाम से जाना जाता था। 6 साल तक चला यह युद्ध जमीन, हवा और पानी में असंख्यक मोर्चे पर था। पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918। 1914 से 1918 कितने साल चला था? 4। दूसरा विश्व युद्ध कब चला था? 1939 से 1945। कितने साल चला था? 6 साल चला था। और पहले में कौन दूरी शक्तियाँ कौन सी थी? नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली। नाजा इटली, नाजा जी क्या है? नाज़ी जर्मनी, जापान, इटली कौन थे? धुरीय शक्ति। धुरी शक्ति कौन सी थी? नाजा धुरी शक्ति नाज़ी, जापान, जर्मनी, इटली थी। मित्र राष्ट्र कौन थे? मित्र VSFA ब्रिटेन, सोवियत, फ्रांस, अमेरिका कौन थे? मित्र राष्ट्र। जो दूरी शक्ति के ट्रिक क्या बनाई थी हमने? ना जा आई। और जो दूसरा खेमा मित्र था, मित्र राष्ट्र, मित्र की क्या बनाई थी? VSF ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। 6 साल तक युद्ध चला। इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। ये 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था। करोड़ों लोग घायल हो चुके थे।
अब तक युद्ध के मोर्चे पर मरने वालों की संख्या ज़्यादा थी। इस युद्ध में ऐसे लोग ज़्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ भी नहीं रहे थे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हो गए। कई शहर हवाई बमबारी और लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में मिल गए। इस युद्ध में बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने लगा था कि रूस पर हमला करती हुई जर्मन टुकड़ियां, ये चित्र दर्शाया गया है। 1941 की बात है। हिटलर का हमला युद्ध में एक निर्णायक महत्व की घटना थी। दूसरा चित्र है सोवियत रूस में युद्ध से तबाह, ये दर्शाया गया है। युद्धोत्तर काल में अब तक मोर्चे पर जो मरने वालों की संख्या कौन सी थी? ज़्यादा थी। कौन लोग मर रहे थे? जो किसी मोर्चे पर नहीं खड़े थे, और वो ज़्यादातर मर रहे थे। और युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम दो बड़े प्रभाव के साथ आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली का ताकत बन चुका था। कि पश्चिमी विश्व में कौन है सबसे? अमेरिका, जो आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। कौन? अमेरिका। दूसरी ओर सोवियत संघ के भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। दूसरा कौन आया? अमेरिका तो था, दूसरा सोवियत संघ भी। नाज़ी जर्मनी को हराने के लिए, नाज़ी है किसको हराने के लिए? जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी थी। कि नाज़ी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, जिस समय पूंजीवादी दुनिया किससे जूझ रही थी? महामंदी से जूझ रही थी। उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतीहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत से ला खड़ा कर दिया। कि नाज़ी किस पे हमला करना चाहता था? जर्मनी। और सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी। कि सोवियत संघ क्या है? एक खेतीहर देश की जो पिछड़ा इलाका होने के कारण उसने क्या है? विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा कर दिया। किसने? सोवियत संघ ने।